सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में सुब्रिपेटी आंसर राइटिंग का जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, आई होप सो कि आप उसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके लाइक अनलाइक हम व्यूज़ के हिसाब से देखते हैं। अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो होता है कि भाई आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपके रिलेवेंट बातें डिस्कशंस हो रही है। अगर आपको इस आंसर राइटिंग जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपके रिलेवेंट यहाँ पे कंटेंट डिस्कशंस नहीं होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप समय वहीं पर दो जहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपके मोटिव की बातें की जाती हैं, चाहे वो जिस भी सेगमेंट का वीडियो हो। ठीक है, सो आंसर राइटिंग का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम ये चल रहा है, तो आई होप सो कि आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको अपने स्टडी में यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सो हम 1 बाय 1 आंसर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपके स्टडी में भी इसका सहयोग मिल सके, इसको ये सहयोग कर सके और आपका कंटेंट भी तैयार हो सके, और आपको एक इनिशियल लेवल से जो आंसर राइटिंग का प्रोग्रामिंग होती है, ये कैसे अरेंज किया जाता है एक बेहतर आंसर, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस के माध्यम से हम बात करेंगे ताकि आपको एक छोटी से छोटी डाउट को भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चंस है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों को स्पष्ट करते हुए टीपू सुल्तान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए, जब क्वेश्चंस एक लंबा रहे, एक विस्तारित रहे, तो पहले क्वेश्चंस को तोड़ने का हैबिट डालना चाहिए कि पहले क्वेश्चंस को तोड़ें हम कई पार्ट में, ताकि वहां से हमें ये पता चल सके कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, सो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए पहला मैटर यहां पर ये मिल गया। जस्ट मैं इंक चेंज कर लेता हूं ना, यस। अब देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको हम अंडरलाइन कर लिए। ठीक है, रफली बात बता रहे हैं हम, ठीक है ना, न कि आपको मेन कॉपी में आप कैसे करना है। पहले रफली हैबिट करते करते फिर आप मन में ऐसे अंडरलाइन करके बातों को लिख सकते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, टीपू सुल्तान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगर इन दो बातों का जानकारी हमको है तो हम एक आंसर लिख सकते हैं और इस आंसर को हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस का देखिए अपनी डिमांड होती है, अपना उसका एक यूनिक इंट्रो होता है, यूनिक उसका बॉडी होता है और यूनिक उसका कंक्लूजन्स होता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चंस में जो बातें की जा रही हैं, अगर यहाँ पर हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानकारी रखते हैं और टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी रखते हैं, तो इस क्वेश्चंस के हर एंगल को हम कोशिश कर सकते हैं फुलफिल करने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 150 शब्द के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि 150 शब्द में इसको आंसर को फुलफिल करना है। ठीक है, सो मान के चलिए कि आपको 3 से 4 पेज वहां मिले रहेंगे। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लीजिए। ठीक है, सो आपको टोटल 3 से 4 पेज मिले रहते हैं। ठीक है, सो देखिए, जो आपका इंट्रो होगा, ठीक है, जो इंट्रो होगा वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ना 25 से 30 वर्ड लेकर आप जाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दी कि स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा हूं कि जो इंट्रो होगा वो मान के चलिए कि 25 शब्द का होगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए बॉडी में। ठीक है, आपकी जो सारी जानकारी है वो बॉडी के अंतर्गत होनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कंक्लूजन्स पे, निष्कर्ष पे। ठीक है, अब देखिए, हर एक क्वेश्चंस का जरूरी नहीं कि हम निष्कर्ष को लिख सकें। अगर मान लीजिए किसी घटना के बारे में पूछ लिया, अगर उस घटना का कंपैरिजन आज के समय से किया गया है या हमसे ओवरव्यू मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे निष्कर्ष हम दे सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चंस में निष्कर्ष दें, भाई क्वेश्चंस की डिमांड होगी तभी तो निष्कर्ष निकालेंगे ना। अगर मान लीजिए हमसे कोई बात फैक्ट पूछ लिया कि भाई ये वाला युद्ध था, इस वाले युद्ध के बारे में बात बता दो, तो वहां पर निष्कर्ष कहां से देंगे? जो घटना घटी उसके बारे में बोल देंगे, उस पर अपनी व्यू कहां से हम दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब उस घटना का तात्कालिक किसी घटना से कंपेरिजन करवाए या हमसे पूछे कि आप उसके बारे में बताइए, आप अपने तर्क को समझाइए, वहां पर हम निष्कर्ष को दे सकते हैं। तो इसी चीज का हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसी चीज को हमको प्रैक्टिस के अपने अंतर्गत लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने इतना बात किया कि इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे पता होगा, हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप सो इसको आप समझ गए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है ना, क्लियर।
तो आई होप कि देखिए ये इसका मजा तभी आने वाला है ना जब आप भी अपने जो भी प्रैक्टिस आपकी बुक यूपीएससी के आंसर राइटिंग की होगी, स्टेट पीसीएस के आंसर राइटिंग की होगी ना, जब उसको लेकर आप बैठोगे ना तब आपको मजा आएगा। अपने भी कंटेंट को लिखते रहिए, हालांकि वीडियो तो मैं आपको दे ही दूंगा और बिल्कुल आप प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको बार बार देखकर भी अपने जो भी छोटे से कंटेंट अगर आप कभी मिस कर रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप भी उसको प्रैक्टिस करो तभी ये चीजें बिल्कुल वास्तविकता में आ पाएंगे। देखिए जो चीज मैं करा रहा हूं ना, इन सब चीजों के लिए लोग 30 से 35 हजार रुपए देते हैं क्लासरूम में इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। मैं बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूं और ये चैनल जब तक रहेगा तब तक बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव ही देता रहेगा। इसमें कोई पेड चार्जेस, कोई भी ऐसा पेड कोर्सेज कुछ भी नहीं है, सब का सब फ्री चीजें रहेगा और फ्री ही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे और अपने स्टडी में यूजफुल लाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो इंट्रो है, अब उसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है। जो इंट्रो है यानी भूमिका थोड़ा सा ना आप राइटिंग को मैंने नज़रअंदाज करना, क्योंकि मैं टच पैड पे लिखता हूँ तो मेरी हैबिट है नहीं, टच पैड मेरी कॉपी पे हैबिट है लिखने की, तो टच पैड पे मेरी हैबिट लिखने की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिसको आगे थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ जाती है, हालांकि मैं बोलता भी रहता हूँ तो आप उसको भी समझ सकते हैं, उसको भी आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए भूमिका यहाँ पर आ गई। अब भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों को स्पष्ट करते हुए टीपू सुल्तान की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, इसके बारे में लिखेंगे, किनके बीच में ये हुआ था, ठीक है। और ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू, क्या ये चाहता था, इतना लिख के ना भूमिका को बिल्कुल आगे चलेंगे, फिर बॉडी पे चलेंगे लिखने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, वह भारत में ब्रिटिश और मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें से आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था, ठीक है। चलिए लिखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर के मध्य मैसूर 4 युद्ध लड़े गए, ठीक है, लड़े गए, क्लियर। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति का परिणाम था। अब देखिए टोटल कितने वर्ड हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13। तो देखिए यहाँ पे 13 हुए। अब इनको मिलाकर कितना हुआ, 23, ठीक है। 23 या मान के चलिए 23 शब्द हुए, ठीक है। तो जो इंट्रो है ना वह 25 से 30 शब्दों में बिल्कुल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने इंट्रो लिख लिया कि आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति का परिणाम था, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि जो हमारा इंट्रो है इस क्वेश्चंस का, भूमिका है वो पूर्ण हो गया, ठीक है, भूमिका पूर्ण हो गई। अब आते हैं बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। बॉडी में क्या लिखेंगे,
देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। सो इसमें से टोटल 4 लड़े गए थे, तो इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है? इसमें से तृतीय के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्लियर के भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो क्यों लड़ा गया था, है ना, क्यों लड़ा गया था? तो यहां पर आप लिखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से शुरुआत, हालांकि देखिए ये ना बिल्कुल टच पैड है, तो यहाँ बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखने के बाद जब आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे जगह बचेगा, ठीक है। तो इस जगह में कुछ नहीं लिखना है, आपको यहां से लिखना है, ठीक है। एक बात और मैंने कल बताया था कि अब जो 1 2 3 4 5 6 का चल रहा है ना लेवल बात करने का, अब उसको आप स्किप करिए, अब यहाँ बात करिए पॉइंट में, क्योंकि लिखते समय प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है आपके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा होगा क्या कि आप कुछ पॉइंट को भूल जाएंगे। तो मान लीजिए कि उस समय हमको याद नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 के बाद हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर बस बोलेगा अच्छा बस टोटल 4 कारण थे, ठीक है। अब मान लीजिए भाई एग्जामिनर के पास तो बिल्कुल उत्तर कुंजी होती है, तो वो तो आंसर को कई सारे एंगल से देख रहा है। अब यहाँ पे आपने 4 में फुल कर दिया, और वहां मान लीजिए कि 12 से 13 अंक पॉइंट में आंसर दिए हुए हैं, तो वो इंप्रेशन खराब हुआ ना आपके आंसर का कि अरे यार यहाँ तो 12 पॉइंट दिए, इसने 4 लिख के बात खत्म कर दी, है ना। तो इसलिए आप अब क्या करो, आप इस तरह से लिखो, ठीक है। अब ना पॉइंट कर लो ऐसे ऐसे ऐसे, या इस तरह से एरो देकर लिखो, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, क्लियर, ठीक। अब इसको एडिट कर लेते हैं, आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब लिखते हैं इसके हम बॉडी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। जस्ट वेट, तृतीय आंग्ल युद्ध के कारण। अब इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पष्ट दिखेगा अंडरलाइन करने से कि भाई हाँ ये जो स्टूडेंट है ये बताना चाह रहा है। तो क्या कारण थे? सो कार्नवालिस का जो मित्र सूची थी, ठीक है, मैं मैसूर सम्मिलित नहीं हो रहा था, जिसको पाकर ये घटना घटी, ठीक है। कार्नवालिस के मित्र सूची में मैसूर का न होना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो मैंगलोर है कि संधि मात्र युद्ध विराम था। विराम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जो दक्कन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, दक्कन पर राजनीतिक, दक्कन पर जस्ट वेट, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का महत्वाकांक्षा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार में टीपू बाधक बन रहा था। अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार में टीपू बाधक की भूमिका निभा रहा था, लिख दे सकते हैं। भूमिका में सामने आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, टीपू का त्रावणकोर का पर आक्रमण, टीपू का
त्रावण, जस्ट वेट, त्रावणकोर पर आक्रमण। क्लियर। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो यहां पे लिखिए परिणाम, इसको अंडरलाइन करिए, यहां पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहां से पॉइंट को लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और टीपू पराजय हो गया। 1793 की घटना लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि टीपू को आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। फिर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। क्लियर, क्लियर। अब लिखेंगे यहां टीपू की भूमिका। इसको अंडरलाइन कर देंगे, यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। क्वेश्चंस पे आइए, देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों को स्पष्ट करती है, टीपू की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो देखिए तृतीय जो इंट्रो था, मैंने तृतीय जो मैसूर युद्ध था उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया। उसके बाद जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तृतीय, उसके हम बॉडी पर आए और लिखे कि किन किन कारणों से इस युद्ध का जो वृक्ष था वो जमना शुरू हुआ और किन किन कारणों से यह युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। लास्ट में क्या बोला था कि भूमिका पर प्रकाश डालिए, तो अंत करेंगे टीपू के भूमिका पर प्रकाश डालते हुए क्वेश्चंस को अंत कर देंगे, लास्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि महान योद्धा व कुशल सैन्य प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। महान योद्धा व कुशल सैन्य प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, जैकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू। सदस्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यूरोपीय पद्धति के अनुरूप, यूरोपीय पद्धति के अनुरूप सैन्य संगठन का विस्तार किया था, विस्तार किया था। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, विदेशों के अपने दूत भेजे, ठीक है। और कूटनीतिक पारदर्शिता का अभाव यहां पर था। अभाव था और क्या था, क्षेत्रीय शक्तियों को अपने पक्ष में न कर सका। अपने पक्ष में न कर सका। सो एवरीबॉडी, जो क्वेश्चंस था हमारा यहां से फुलफिल होता है, ठीक है। सो आप इसको 1 से 2 बार जब देखेंगे ना, तो आई होप सो कि आपका कंटेंट भी तैयार हो रहा है, कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस भी हो रही है, और लिखने की कम से कम शब्द की हमें बहुत चीजें पता होती हैं। तो उस बहाव में ना हम बहुत कुछ लिख देते हैं। पता चला कि हम मेन मोटिव क्वेश्चंस का जो डिमांड था उसको हम पूरा नहीं कर सके, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर तृतीय मैसूर युद्ध है ना, तो कारण तो बताना है, प्लस यहाँ लिखने में पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। एक पॉइंट ये डालना है, क्या डालना है कि ये लड़ा कब गया था, कब का ये समय था, तो 1790 से 92 का समय था ना, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो जब लिखने के बाद 1 से 2 बार अपने आंसर को पढ़ेंगे ना, तो जो छोटी मोटी वहां पे
मिसकंसेप्शन वहाँ पैदा होती हैं, उसको आप दूर कर देंगे लिखते समय, ठीक है। और थोड़ा सा दूरी बनाकर आंसर को लिखें, थोड़ा सा दूरी पर शब्दों को लिखें ताकि देखने में भी अच्छा लगे। चाहे अगर कभी कभी होता है कि बहुत फ्लो में लिखते हैं तो राइटिंग नहीं बन पाती है, तो जब दूरी बनाकर लिखेंगे तो वहाँ पर फ्लो अगर बिगड़ भी रहा है लिखने का तो थोड़ा सा देखने में अरेंजमेंट लगता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सो कि आप देख लिए कि हमने इंट्रो को कैसे लिखा, बॉडी को कैसे लिखा, ठीक है, और लास्ट में टीपू की भूमिका को लास्ट करके मैंने क्वेश्चंस को एंड कर दिया। तो आई होप सो कि देखिए एक व्यक्ति अपने अपने तरीके को बता सकता है, अपने स्टाइल को बता सकता है। सो आप अपने तरीके से लिखिए, लेकिन एक लगभग इसी समानांतर में अपने आंसर को तैयार करिए। तो आई होप सो कि जो आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन है वो बहुत उम्दे तरीके से आप कर सकते हैं। सो एवरीबॉडी, बिल्कुल फ्री गाइडेंस है, आप इसको बिल्कुल यूटिलाइज करिए, इस्तेमाल करिए। ये बिल्कुल फ्री का फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। आज का जो एपिसोड था वह सेकंड है, फर्स्ट अपलोड हो चुका है। सो ऐसे ही 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस का प्रिपरेशन भी कराते रहेंगे और आंसर लिखने का जो हैबिट है उसको भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आप उस हैबिट को अपना सको। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट। थैंक यू सो मच।